अध्यक्ष जी। क्वेश्चन नंबर 101 श्री रविंद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन। माननीय मंत्री महोदय, श्री अरुण नेहरू। Sir, thank you for the opportunity, sir. Sir, supplementary question is the dollar has strengthened considerably in the last year, sir, and the rupee has also consecutively weakened. I want to request the government to see if there's any plans to manage on the weakening of the rupee, and hence the amount of the rupee outgo has also increased considerably. So my question is to request the government for contingency plans to manage that situation. Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य बाजार आधार। अध्यक्ष जी, एक कोई बोल ले, आप बैठ जाएं। नो। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम सरकार से दरखास्त करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये बताए देश को सदन के माध्यम के द्वारा कि क्यों आज कई दिनों से देश भर के हर एयरपोर्ट्स में हमारे ग्राहक आज जिनके डायलिसिस पेशेंट्स है, जिनके घर में शादी है, किसी को अपने बुजुर्ग के पास जाना है, इतना तबाही आज एयरपोर्ट्स में हो रहे हैं, लोगों के पैसे जा रहे हैं। हमें कहा गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी प्लेन पे जाएंगे, लेकिन आज प्लेन के दाम 20,000 रुपये है, कॉफ़ी का दाम 250 रुपये है और प्लेन भी सारा डिले हो रहा है। तो हम चाहेंगे कि सरकार की तरफ से देश को संज्ञान जाए तो क्या कर रही है ये सरकार। एक ऐसा नहीं है, एक ने बोली एक बात, एक ही बात है। माननीय सदस्य ने विषय उठाया है। मैं माननीय मंत्री जी आज राज्यसभा में हैं। माननीय मंत्री जी, आप चाहेंगे तो आज, नहीं तो कल आपको विस्तृत स्टेटमेंट इस विषय पर बता देंगे। ठीक है। सभा पटल पर एक मिनट दादा, एक मिनट, थोड़ी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक, बैठ जाओ, थोड़ा शांत, बैठ जाओ, सबकी बात सुन ली। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैं माननीय सदस्यों ने कई विषय उठा भी दिए। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की गई है और मैं सबको पर्याप्त अवसर, पर्याप्त समय देता हूं। कोई ये नहीं कह सकता पर्याप्त अवसर। जब सदन चलता है तो सबको अवसर दिया जाता है और एक दिन में 50-50 लोगों को, 70-70 लोगों को अवसर दिया है। हाँ, दिया है ना, कभी भी दिया है। इस सदन में हम भी सदस्य रहे हैं। एक साल में एक बार भी नंबर बोलने का नहीं आता था। आपका हर सदन में हर माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाता है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, आइटम नंबर 2, श्री गजेंद्र सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गजेंद्र सिंह जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लिखित कागजात को सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 3, श्री सुकांत मजुमदार। सर,
with your kind permission, on behalf of my colleague Sri Jayant Chaudhary, I rise to lay on the table of the House paper listed against his name at serial number 3 of the list of business in Lok Sabha for today, that is the 8th December 2025. आइटम नंबर 4 श्री पंकज चौधरी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने मत संख्या 4 पर वर्णित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 5 श्री शोभा कारंदलजे। स्पीकर सर, शोभा जी, आपके अनुमति से आज का कार्यसूची में मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 श्री कीर्ति वर्धन सिंह। Speaker, sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as mentioned against serial number 6 in today's list of business. Thank you. आइटम नंबर 7 श्री हर्ष मल्होत्रा। माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में क्रमांक 7 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, 377 के अधीन जो मामले सदन में उठाने हैं, मैं उनको सदन के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करता हूं। प्लीज रख दें सब। आइटम नंबर 8 श्री रंगा अप्पा बड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथाशक्ति देश के में और सौर और परियोजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन विषयक ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति 18वीं लोकसभा के 10वें प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 श्री रंग अप्पा बाड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 3 विवरणों हिंदी और अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 10 श्री राजीव राय। माननीय अध्यक्ष जी, आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध शिक्षा मंत्रालय से संबंधित उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकायों और संस्थानों NTA, NSE प्रारूप UGC विधिनियम, ICHR, ICPR, ICSSR, IIS शिमला और ओरोविला फाउंडेशन की समीक्षा के संबंध में शिक्षा, महिला, बाल कल्याण, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 371वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी में सभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 11 श्री बी मेहताब। So I beg to lay the final action taken statements, Hindi and English version of the government on the recommendation contained in Chapter 1 of the following reports of the committee. 14th report of 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in first report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services, Public Enterprise and Investment, and Public Asset Management. 15th report of 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in second report of the Standing Committee on Finance on demand on grants 24-25 of the Ministry of Finance, Department of Revenue. 16th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee on Finance 24-25 in action taken by the government on the observation recommendations contained in third report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Corporate Affairs. 17th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the observation recommendations contained in fourth report of the Standing Committee on Finance on demand for grants 24-25 of the Ministry of Planning, Niti Aayog. 18th report, 18th Lok Sabha of the Standing Committee of Finance 24-25 on action taken by the government on the recommendations contained in the fifth report of 18th Lok Sabha on demand for grants 24-25 of the Ministry of Statistics and Program Implementation. Item number 12, Sri Brajmohan Agrawal.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने तथा सूचीबद्ध प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदनों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण का हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम सदन में हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष की यात्रा का स्मरण कर रहे हैं। माननीय श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने रचित वंदे मातरम की प्रत्येक पंक्ति में भारत की प्रकृति, मातृत्व, वात्सल्य, सौंदर्य और शक्ति का अद्भुत संगम है। ये गीत उस युग में आशा की ज्योति बनकर उभरा जब देश गुलामी के अंधकार से जूझ रहा था। ये गीत ने लाखों भारतीयों को अपने भीतर स्वतंत्रता का सपन देखने का साहस दिया। असंख्य स्वतंत्रता सेनानी फांसी के तख्ते पर चढ़ते हुए और गोलियों का सामना करते हुए, यातनाओं को सहते हुए अपने अंतिम क्षणों में भी वंदे मातरम का उद्घोष करते रहे और मातृभूमि के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज हम उन याद अज्ञात सभी वीरों को प्रणाम करते हैं जिनके बलिदान ने वंदे मातरम को केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक बना दिया। वंदे मातरम की ऊर्जा आज भी उतनी प्रखर है जितनी स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में थी। अतः मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर अपने विचार सदन को साझा करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा कालखंड है जब इतिहास के कई प्रेरक अध्याय फिर से हमारे सामने उजागर हुए हैं। अभी अभी हमने हमारे संविधान के 75 वर्ष गौरवपूर्व मनाए हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मना रहा है। और अभी अभी हमने गुरु तेग बहादुर के 350वां बलिदान दिवस भी मनाया।
और आज हम वंदे मातरम की 150 वर्ष निमित्त सदन की एक सामूहिक ऊर्जा को, उसकी अनुभूति करने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके समक्ष आज जब मैं वंदे मातरम 150 निमित्त चर्चा के लिए आरंभ करने खड़ा हुआ हूं, यहां कोई पक्ष प्रतिपक्ष नहीं है, क्योंकि हम सब यहां जो बैठे हैं एक्चुअली हमारे लिए रण स्वीकार करने का अवसर है कि जिस वंदे मातरम के कारण लक्षावधि लोग आजादी का आंदोलन चला रहे थे और उसी का परिणाम है कि आज हम सब यहां बैठे हैं। और इसलिए हम सभी सांसदों के लिए, हम सभी जनप्रतिनिधियों के लिए वंदे मातरम के रण स्वीकार करने का ये पावन पर्व है। और इससे हम प्रेरणा लेकर के वंदे मातरम की जिस भावना ने देश की आजादी का जंग लड़ा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा देश एक स्वर से वंदे मातरम बोल के आगे बढ़ा। फिर से एक बार अवसर है, आओ हम सब मिल के चले, देश को साथ लेके चले। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए वंदे मातरम 150 हम सबकी प्रेरणा बने, हम सबकी ऊर्जा बने और देश आत्मनिर्भर बने। 2047 में विकसित भारत बना करके हम रहे, इस संकल्प को दोहराने के लिए ये वंदे मातरम हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा,
तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम की इस यात्रा की शुरुआत बंकिम चंद्र जी ने 1875 में की थी और गीत ऐसे समय लिखा गया था जब 1857 के स्वातंत्र संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी, भारत पर भांति भांति के दबाव डाल रही थी, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को मजबूर किया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। और उस समय उनका जो राष्ट्रीय गीत था, गॉड सेव द क्वीन, इसको भारत में घर घर पहुंचाने का एक षड्यंत्र चल रहा था। ऐसे समय बंकिम दा ने चुनौती दी और ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसमें से वंदे मातरम का जन्म हुआ। इसके कुछ वर्ष बाद 1882 में जब उन्होंने आनंद मठ लिखा तो इस गीत का उसमें समावेश किया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने उस विचार को पुनर्जीवित किया था जो हजारों वर्ष से भारत की रग रग में रचा बसा था। उसी भाव को, उसी संस्कारों को, उसी संस्कृति को, उसी परंपरा को उन्होंने बहुत ही उत्तम शब्दों में, उत्तम भाव के साथ वंदे मातरम के रूप में हम सबको बहुत बड़ी सौगात दी थी। वंदे मातरम ये सिर्फ केवल राजनीतिक आजादी की लड़ाई का मंत्र नहीं था। सिर्फ हम अंग्रेज जाए और हम खड़े हो जाए, अपने राह पर चले, इतने मात्र तक वंदे मातरम प्रेरित नहीं करता था, उससे कहीं आगे था। आजादी की लड़ाई इस मातृभूमि को मुक्त कराने का भी जंग था। अपनी मां भारती को उन बेड़ियों से मुक्ति दिलाने का एक पवित्र जंग था। और वंदे मातरम की पृष्ठभूमि हम देखें, उसके संस्कार सरिता देखें, तो हमारे यहां वेद काल से एक बात बार बार हमारे सामने आई है। जब वंदे मातरम कहते हैं तो वही वेद काल की बात हमें याद आती है। वेद काल से कहा गया है, माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, अर्थात ये भूमि मेरी माता है और मैं पृथ्वी का पुत्र हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही वो विचार है जिसको प्रभु श्री राम ने भी लंका के वैभव को छोड़ते हुए कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वंदे मातरम यही महान सांस्कृतिक परंपरा का
एक आधुनिक अवतार है। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंकिम दा ने जब वंदे मातरम की रचना की तो स्वाभाविक ही वो स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बन गया। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, वंदे मातरम हर भारतीय का संकल्प बन गया। इसलिए वंदे मातरम की स्तुति में लिखा गया था, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मदोमय, मातृभूमि स्वतंत्रता की वेदिका पर मोदमय, स्वार्थ का बलिदान है यह शब्द है वंदे मातरम। है सजीवन मंत्र भी यह विश्व विजयी मंत्र भी, शक्ति का आह्वान है यह शब्द वंदे मातरम। उष्ण शोणित से लिखो, वक्षस्थली को चीरकर, वीर का अभिमान है यह शब्द वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ दिन पूर्व जब वंदे मातरम 150 का आरंभ हो रहा था तो मैंने उस आयोजन में कहा था, वंदे मातरम हजारों वर्ष की सांस्कृतिक ऊर्जा भी थी, उसमें आजादी का जज्बा भी था और आजाद भारत का विजन भी था। अंग्रेजों के उस दौर में एक फैशन हो गई थी भारत को कमजोर, निकम्मा, आलसी, कर्महीन, इस प्रकार भारत को जितना नीचा दिखा सके ऐसी एक फैशन बन गई थी। और उसमें हमारे यहां भी जिन्होंने तैयार किए थे वो लोग भी वही भाषा बोलते थे। तब बंकिम दा ने उस हीन भावना को भी झकझोरने के लिए और सामर्थ्य का परिचय कराने के लिए वंदे मातरम के भारत के सामर्थ्यशाली स्वरूप को प्रकट करते हुए आपने लिखा था, तम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम, सुजलाम सुफलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता ज्ञान और समृद्धि की देवी भी है और दुश्मनों के सामने अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली चंडी भी है। अध्यक्ष जी, ये शब्द, ये भाव, ये प्रेरणा गुलामी की हताशा में हम भारतीयों को हौसला देने वाले थे। इन वाक्यों ने तब करोड़ों देशवासियों को यह एहसास कराया कि लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता के सिंहासन को कब्जा करने के लिए नहीं है, ये गुलामी की बेड़ियों को मुक्त कर हजारों साल की महान जो परंपराएं थी, महान संस्कृति, जो गौरवपूर्ण इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जन्म कराने का संकल्प इसमें था।
आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम इसका जो जन जन से जुड़ाव था, ये हमारे स्वतंत्र संग्राम की एक लंबी गाथा अभिव्यक्त होती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब भी जैसे किसी नदी की चर्चा होती है, चाहे सिंधु हो, सरस्वती हो, कावेरी हो, गोदावरी हो, गंगा हो, यमुना हो, उस नदी के साथ एक सांस्कृतिक धारा प्रवाह, एक विकास यात्रा का धारा प्रवाह, एक जन जीवन की यात्रा का प्रवाह उसके साथ जुड़ जाता है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि आजादी जंग के हर पड़ाव, वो पूरी यात्रा वंदे मातरम की भावनाओं से गुजरता था, उसके तट पर पल्लवित होता था। ऐसा भाव काव्य शायद दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अंग्रेज समझ चुके थे कि 1857 के बाद लंबे समय तक भारत में टिकना उनके लिए मुश्किल लग रहा था। और जिस प्रकार से वो अपने सपने लेकर के आए थे, तब उनको लगा कि जब तक भारत को बांटेंगे नहीं, जब तक भारत को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे, भारत में ही लोगों को एक दूसरे से लड़ाएंगे नहीं, तब तक यहां राज करना मुश्किल है। और अंग्रेजों ने बांटो और राज करो इस रास्ते को चुना और उन्होंने बंगाल को इसकी प्रयोगशाला बनाया, क्योंकि अंग्रेज भी जानते थे वो एक वक्त था जब बंगाल का बौद्धिक सामर्थ्य देश को दिशा देता था, देश को ताकत देता था, देश को प्रेरणा देता था। और इसलिए अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का ये जो सामर्थ्य है वो पूरे देश की शक्ति का एक प्रकार से केंद्र बिंदु है। और इसलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल के टुकड़े करने की दिशा में काम किया। और अंग्रेजों का मानना था कि एक बार बंगाल टूट गया तो ये देश भी टूट जाएगा और वो यावत चंद्र दिवाकरो राज करते रहेंगे, ये इनकी सोच थी। 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, लेकिन जब अंग्रेजों ने 1905 में ये पाप किया तो वंदे मातरम चट्टान की तरह खड़ा रहा। बंगाल की एकता के लिए वंदे मातरम गली गली का नाद बन गया था और वही नारा प्रेरणा देता था। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के साथ ही भारत को कमजोर करने के बीच और अधिक बोने की दिशा पकड़ ली थी। लेकिन वंदे मातरम एक स्वर एक सूत्र के रूप में अंग्रेजों के लिए चुनौती बनता गया और देश के लिए चट्टान बनता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, बंगाल का विभाजन तो हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा स्वदेशी आंदोलन खड़ा हुआ।
और तब वंदे मातरम हर तरफ गूंज रहा था। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। बंकिम बाबू ने ये जो भाव विश्व तैयार किया था, उनके भाव गीत के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया। और अंग्रेजों ने देखिए कितनी कमजोरी होगी और इस गीत की ताकत कितनी होगी, अंग्रेजों ने उसको कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गाने पर सजा, छापने पर सजा, इतना ही नहीं, वंदे मातरम शब्द बोलने पर भी सजा। इतने कठोर कानून लागू कर दिए गए थे। हमारे देश की आजादी के आंदोलन में सैकड़ों महिलाओं ने नेतृत्व किया, लक्षावधि महिलाओं ने योगदान दिया। एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं। 22 साल में वंदे मातरम गाने पर सर्वाधिक जुल्म हुए थे। वो 22 साल आज भारत का हिस्सा नहीं रहा है, और उस समय 22 साल की हमारी माताएं, बहनें, बच्चे मैदान में उतरी थी वंदे मातरम के स्वाभिमान के लिए। इस प्रतिबंध के विरोध में लड़ाई के मैदान में उतरी थी। और तब 22 साल की एक वीरांगना श्रीमती सरोजिनी बोस, जिन्होंने उस जमाने में वहां की भावना को देखिए, और उन्होंने कहा था कि वंदे मातरम जो प्रतिबंध लगा है, जब तक ये प्रतिबंध नहीं हटता है, मैं अपनी चूड़ियां जो पहनती हूं निकाल दूंगी। भारत में वो एक जमाना था, चूड़ी निकालना यानी महिला के जीवन की एक बहुत बड़ी घटना हुआ करती। लेकिन उनके लिए वंदे मातरम की वो भावना थी, उन्होंने अपनी सोने की चूड़ियां, जब तक वंदे मातरम प्रतिबंध नहीं हटेगा मैं दोबारा नहीं धारण करूंगी, ऐसा बड़ा व्रत ले लिया था। हमारे देश के बालक भी पीछे नहीं रहे थे। उनको कोड़े की सजा होती थी, छोटी छोटी उम्र में उनको जेल में बंद कर दिया जाता। और उन दिनों खास करके बंगाल की गलियों में लगातार वंदे मातरम के लिए प्रभात फेरियां निकलती थी। अंग्रेजों के नाको दम कर दिया था। और उस समय गीत गूंजता था बंगाल में, जाए जाबे जीवोनो चोले, जाए जाबे जीवोनो चोले, जोगो तो माजे तोमार काजे, वंदे मातरम बोले। अर्थात हे मां, संसार में तुम्हारा काम करते और वंदे मातरम कहते जीवन भी चला जाए तो वो जीवन भी धन्य है। ये बंगाल की गलियों में बच्चे कह रहे हैं। ये गीत उन बच्चों की हिम्मत का स्वर था, और उन बच्चों की हिम्मत ने देश को हिम्मत दी थी। बंगाल की गलियों से निकली आवाज
देश की आवाज बन गई थी। उन्नीस 1905 में फरीदपुर के गांव में बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चे जब वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे, अंग्रेजों ने बेरहमी से उन पर कोड़े मारे थे। यानी एक प्रकार से जीवन और मृत्यु के बीच लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इतना अत्याचार हुआ था। 1906 में नागपुर में नील सिटी हाई स्कूल के उन बच्चों पर भी अंग्रेजों ने ऐसे ही जुल्म किए थे। गुनाह यही था कि वो एक स्वर से वंदे मातरम बोल करके खड़े हो गए थे। उन्हें वंदे मातरम के लिए मंत्र का महात्म्य अपनी ताकत से सिद्ध करने का प्रयास किया था। हमारे जांबाज सपूत बिना किसी डर के फांसी के तख्त पर चढ़ते थे और आखिरी सांस तक वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, यही उनका भाव घोष रहता था। खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रामकृष्ण विश्वास, अनगिनत जिन्होंने वंदे मातरम कहते कहते फांसी के फंदे को अपने गले पर लगाया था। लेकिन देखिए, ये अलग अलग जेलों में होता था, अलग अलग इलाकों में होता था। प्रक्रिया करने वाले चेहरे अलग थे, लोग अलग थे। जिन पर जुल्म हो रहा था उनकी भाषा भी अलग थी। लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत, इन सब का मंत्र एक ही था, वंदे मातरम। चटगांव की स्वराज क्रांति, जिन युवाओं ने अंग्रेजों को चुनौती दी, वे भी इतिहास के चमकते हुए नाम है। हरगोपाल बाल, पुलिन विकास घोष, त्रिपुर सेन, इन सब ने देश के लिए अपना बलिदान दिया। मास्टर सूर्यसेन को 1934 में जब फांसी दी गई, तब उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा और पत्र में एक ही शब्द की गूंज थी और वो शब्द था वंदे मातरम। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम देशवासियों को गर्व होना चाहिए। दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी ऐसा कोई काव्य नहीं हो सकता, ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो सदियों तक एक लक्ष्य के लिए कोटि कोटि जनों को प्रेरित करता हो और जीवन आहूत करने के लिए निकल पड़ते हो। दुनिया में ऐसा कोई भावगीत नहीं हो सकता जो वंदे मातरम। पूरे विश्व को पता होना चाहिए कि गुलामी के कालखंड में भी ऐसे लोग हमारे यहां पैदा होते थे जो इस प्रकार के भावगीत की रचना कर सकते थे। ये विश्व के लिए अजूबा है। हमें गर्व से कहना चाहिए, तब दुनिया भी मानना शुरू करेगी। ये हमारी स्वतंत्रता का मंत्र था, ये बलिदान का मंत्र था, ये ऊर्जा का मंत्र था, ये सात्विकता का मंत्र था, ये समर्पण का मंत्र था, ये त्याग और तपस्या का मंत्र था, संकटों को सहने का सामर्थ्य देने का ये मंत्र था और वो मंत्र वंदे मातरम था। और इसलिए गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उन्होंने लिखा था
एकी सूत्रे बांधी आछी सोहोस्टोटी मौन एकी कार्य सौंपी आची सहस्त्र जीवन वंदे मातरम। अर्थात एक सूत्र में बंधे हुए सहस्त्र मन, एक ही कार्य में अर्पित सहस्त्र जीवन, वंदे मातरम। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, उसी कालखंड में वंदे मातरम की रिकॉर्डिंग दुनिया के अलग अलग भागों में पहुंची और लंदन में जो क्रांतिकारियों की एक प्रकार से तीर्थ भूमि बन गया था, वो लंदन का इंडिया हाउस, वीर सावरकर जी ने वहां वंदे मातरम गीत और वहां ये गीत बार बार गूंजता था। देश के लिए जीने मरने वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर रहता था। उसी समय बिपिन चंद्र पाल और महर्षि अरविंद घोष, उन्होंने अखबार निकाले। उस अखबार का नाम भी उन्होंने वंदे मातरम रखा। यानी डगर डगर पर अंग्रेजों की नींद हराम करने के लिए वंदे मातरम काफी हो जाता था और इसलिए उन्होंने इस नाम रखा। अंग्रेजों ने अखबारों पर रोक लगा दी तो मैडम भिकाजी कामा ने पेरिस में एक अखबार निकाला और उसका नाम उन्होंने वंदे मातरम रखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम ने भारत को स्वावलंबन का रास्ता भी दिखाया। उस समय माचिस की डिबिया, मैच बॉक्स, वहां से लेकर के बड़े बड़े शिप, उस पर भी वंदे मातरम लिखने की परंपरा बनी और बाहरी कंपनियों को चुनौती देने का एक माध्यम बन गया, स्वदेशी का एक मंत्र बन गया। आजादी का मंत्र स्वदेशी के मंत्र की तरफ विस्तार होता गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक और घटना का जिक्र भी करना चाहता हूं। 1907 में जब वीओ चिदम्बरम पिल्लाई, उन्होंने स्वदेशी कंपनी का जहाज बना तो उस पर भी लिखा था वंदे मातरम। राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती ने वंदे मातरम को तमिल में अनुवाद किया, स्तुति गीत लिखे। उनके कई तमिल देशभक्ति गीतों में वंदे मातरम की श्रद्धा साफ साफ नजर आती है। शायद सभी लोगों को, हो सकता है तमिलनाडु के लोगों को पता हो, लेकिन सभी लोगों को ये बात का पता ना हो कि भारत का ध्वज गीत वी सुब्रमण्यम भारती ने ही लिखा था। उस ध्वज गीत का वर्णन, जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था, तमिल में इस ध्वज गीत का शीर्षक था ताइन माणी कोड़ी पारीर, ताळंदु पणिंदु पुलहिंद्रु वारीर। अर्थात देश प्रेमियों, दर्शन कर लो, सविनय अभिनंदन कर लो, मेरी मां की दिव्य ध्वजा का वंदन कर लो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मैं आज इस सदन में वंदे मातरम पर महात्मा गांधी की भावनाएं क्या थी वो भी रखना चाहता हूं। दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित एक साप्ताहिक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन, और इस इंडियन ओपिनियन में महात्मा गांधी ने 2 दिसंबर 1905 जो लिखा था उसको मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने लिखा था, महात्मा गांधी ने लिखा था, गीत वंदे मातरम जिसे बंकिम चंद्र ने रचा है पूरे बंगाल में अत्यंत लोकप्रिय हो गया है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में विशाल सभाएं हुई जहां लाखों लोग इकट्ठा हुए और बंकिम का यह गीत गाया। गांधी जी आगे लिखते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, ये 1905 की बात है। उन्होंने लिखा, यह गीत इतना लोकप्रिय हो गया है जैसे ये हमारा नेशनल एंथम बन गया है। इसकी भावनाएं महान है और यह अन्य राष्ट्रों के गीतों से अधिक मधुर है। इसका एकमात्र उद्देश्य हम में देशभक्ति की भावना जगाना है। यह भारत को मां के रूप में देखता है और उसकी स्तुति करता है। अध्यक्ष जी, जो वंदे मातरम 1905 में महात्मा गांधी को नेशनल एंथम के रूप में दिखता था, देश के हर कोने में, हर व्यक्ति के जीवन में जो भी देश के लिए जीता जानता, देश के लिए जागता था, उन सब के लिए वंदे मातरम की ताकत बहुत बड़ी थी। वंदे मातरम इतना महान था, जिसकी भावना इतनी महान थी, तो फिर पिछली सदी में इसके साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? ये अन्याय क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा खुद पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ गई, जिसने वंदे मातरम जैसी पवित्र भावना को भी विवादों में घसीट दिया? मैं समझता हूं कि आज जब हम वंदे मातरम के 150 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उन परिस्थितियों को भी हमारी नई पीढ़ियों को जरूर बताना हमारा दायित्व है, जिससे के वजह से वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया गया। वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग की विरोध की राजनीति तेज होती जा रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष
जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, करारा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते, और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते हैं। लेकिन उल्टा हुआ। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना। लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। साथियों, इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। बंकिम बाबू का बंगाल, बंकिम बाबू का कोलकाता, और उसको चुना गया और वहां पर समीक्षा करना तय किया। पूरा देश हतप्रभ था, पूरा देश हैरान था। पूरे देश में देशभक्तों ने इस प्रस्ताव के विरोध में देश के कोने कोने में प्रभात फेरियां निकाली, वंदे मातरम गीत गाया। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में, वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा।
मुझे लगता है कांग्रेस ने आउटसोर्स कर दिया है। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। आज भी कांग्रेस और उसके साथी और जिन जिन के नाम साथ कांग्रेस जुड़ा हुआ है, सब वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी राष्ट्र का चरित्र, उसकी जीवटता, उसके अच्छे कालखंड से ज्यादा जब चुनौतियों का कालखंड होता है, जब संकटों का कालखंड होता है, तब प्रकट होती है, उजागर होती है और सच्चे अर्थ में कसौटी से कसी जाती है। जब कसौटी का काल आता है, तब ही ये सिद्ध होता है कि हम कितने दृढ़ हैं, कितने सशक्त हैं, कितने सामर्थ्यवान हैं। 1947 में देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, देश की प्राथमिकताएं बदली, लेकिन देश का चरित्र, देश की जीवटता वही रही, वही प्रेरणा मिलती रही। भारत पर जब जब संकट आए, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। बीच का कालखंड कैसा गया जाने दो, लेकिन आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है, तिरंगे झंडे फहरते हैं। एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए, और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय से प्राप्त कर। कोरोना जैसे वैश्विक महासंकट आया, यही देश उसी भाव से खड़ा हुआ, उसको भी परास्त करके आगे बढ़ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह राष्ट्र की शक्ति है, यह राष्ट्र को भावनाओं से जोड़ने वाला सामर्थ्यवान एक ऊर्जा प्रवाह है, ये चेतना प्रवाह है, ये संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब है, उसका प्रकटीकरण है। ये वंदे मातरम हमारे लिए सिर्फ स्मरण करने का काल नहीं, एक नई ऊर्जा, नई प्रेरणा का लेने का काल बन जाए, और हम उसके लिए प्रति समर्पित होते चले। और मैंने पहले कहा, हम लोगों पर तो कर्ज है वंदे मातरम का। वही वंदे मातरम है जिसने वो रास्ता बनाया, जिस रास्ते से हम यहां पहुंचे हैं, और इसलिए हमारा कर्ज बनता है। भारत हर चुनौतियों को पार करने में सामर्थ है। वंदे मातरम के भाव की वो ताकत है। वंदे मातरम ये सिर्फ गीत या भावगीत नहीं, ये हमारे लिए प्रेरणा है। राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के लिए हमें झकझोरने वाला काम है, और इसलिए हमें निरंतर इसको करते रहना होगा।
हम आत्मनिर्भर भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं, इसको पूरा कर रहा है। वंदे मातरम हमारी प्रेरणा है। हम स्वदेशी आंदोलन को ताकत देना चाहते हैं। समय बदला होगा, रूप बदले होंगे, लेकिन पूज्य गांधी ने जो भाव व्यक्त किया था, उस भाव की ताकत आज भी मौजूद है और वंदे मातरम हमें जोड़ता है। देश के महापुरुषों का सपना था स्वतंत्र भारत का। देश की आज की पीढ़ी का सपना है समृद्ध भारत का। आजाद भारत का सपने को सिंचा था वंदे भारत की भावना है, वंदे मातरम की भावना ने। समृद्ध भारत के सपने को सिंचेगा वंदे मातरम की भावना। उसी भावना को लेकर के हमें आगे चलना है और हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। 2047 में देश विकसित भारत बन के रहे। अगर आजादी के 50 साल पहले कोई आजाद भारत का सपना देख सकता था, तो 25 साल पहले हम भी तो समृद्ध भारत का सपना देख सकते हैं, विकसित भारत का सपना देख सकते हैं और इस सपने के लिए अपने आप को खपा भी सकते हैं। इसी मंत्र, इसी संकल्प के साथ वंदे मातरम हमें प्रेरणा देता रहे। वंदे मातरम का हम ऋण स्वीकार करें, वंदे मातरम की भावना को लेकर के चले, देशवासियों को साथ लेकर के चले, हम सब मिलकर के चले, इस सपने को पूरा करें। इसी एक भाव के साथ ये चर्चा का आज आरंभ हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों सदनों में देश के अंदर वो भाव भरने वाला कारण बनेगा, देश को प्रेरित करने वाला कारण बनेगा, देश की नई पीढ़ी को ऊर्जा देने का कारण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्री गौरव गोगोई। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं वंदे मातरम के 150वीं जयंती पर इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हूं और अपने वक्तव्य के शुरुआत में मैं बंगाल के उस पवित्र भूमि को नमन करना चाहता हूं जिस भूमि से ईश्वर चंद्र विद्यासागर आए, राजा राम मोहन रॉय जी आए, बंकिम चंद्र चटर्जी आए, स्वामी विवेकानंद जी आए, अरबिंदो घोष जी आए, खुदीराम बोस आए, कबीर नजरुल इस्लाम जी आए, रविंद्रनाथ टैगोर जी आए और सुभाष चंद्र बोस जी आए। वाकई में बंगाल की इस पवित्र भूमि में एक अद्भुत ताकत है, जिस भूमि ने हमारे देश को न सिर्फ हमारा राष्ट्रगान दिया, लेकिन राष्ट्रगान के साथ हमें राष्ट्रगीत भी दिया। और कहीं ना कहीं मैं इस समय पर, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख किया गया, स्वतंत्रता संग्राम का उल्लेख किया गया, उस समय के कवि, लेखक जिन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया, ऐसे कविताएं रची, ऐसे गीत रची, जिन गीतों के साथ, जिन शब्दों के प्रेरणाओं के साथ लाखों के तादाद पर स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों का जुल्म सहने की ताकत मिली। वे ऐसे शब्द थे, वे ऐसे गीत थे। वंदे मातरम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के Where the mind is without fear, वो गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा, वो गीत सरफरोशी की तमन्ना, वो गीत विद्रोह, वो गीत इंकलाब जिंदाबाद, वो स्लोगन करो या मरो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत छोड़ो। ऐसे कई नारे थे
ऐसे कई गीत थे जिन गीतों ने, जिन शब्दों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत के समाज को ताकत दी। वंदे मातरम के इतिहास की और उसके जन्म की बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हाँ, जो मंगल पांडे का जो विद्रोह था, उस विद्रोह के विफलता के बाद भारत में एक बेचैनी थी और अंग्रेजों का जुल्म और बढ़ गया था। और ऐसे वक्त में 1872 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने, जो पूरे बंगाल में जो रेनेसांस चल रहा था, जो भाषा के संदर्भ में जो एक क्रांति चल रही थी, उस क्रांति में वो भी एक महत्वपूर्ण धारा थे। जिस क्रांति में राजा राम मोहन रॉय भी थे, जिस क्रांति में ब्रह्मो समाज भी था, और उन्होंने 1872 में वो पहले दो पंक्ति लिखे जो आज हमारे राष्ट्रगीत के भाग में हैं। 1872-75 के बाद लगभग 9-10 सालों के बाद उन्होंने आनंद मत लिखा, जहां पर उन दो पंक्तियों में उन्होंने और कई पंक्तियां जोड़ी। और आनंद मत के संदर्भ में लिखा गया, आनंद मत उस संदर्भ में लिखा गया जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रकार के टैक्स हमारे किसानों पर लगा रही थी कि जीना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वाकई में ये जो एक गीत था जो आनंद मत में उल्लेखित था, वास्तविक रूप में ये नारा कब बना? इसकी शुरुआत हुई गीत से, लेकिन ये इसकी एवोल्यूशन, इसका पूर्ण जन्म एक नारा के द्वारा, एक राजनीतिक नारा के द्वारा 1905 में हुआ। 1905 में वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के दो भाग करके सोचा कि इसके द्वारा वो बंगाल और बंगाल के द्वारा पूरे भारत पर एक गहरी चोट डालेंगे। लेकिन यही उनकी गलती थी। अगर मैं देखूं कि आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम में वो कौन सा पल था जिस पल से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ताकत आई, वो 1905 के उस स्वदेशी आंदोलन से था। जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल के पार्टीशन, विभाजन के बाद उजागर हुआ। और उसमें जैसे इतिहास में हमने पढ़ा है कि अरबिंदो घोष जी को एक ताकत मिली, वंदे मातरम का वो जर्नल, और उसके द्वारा जुगांटर पार्टी के द्वारा ये मैसेज गया कि हमें भारत को एक नई दृष्टि से, एक नई ताकत से, एक नई मंथन के द्वारा हमें विद्रोह करना है। और यही बात आने वाले समय में पूरे प्रदेश में ये फैला और व्यापक रूप से फैला। और ये बहुत, इस पूरे वंदे मातरम की जो यात्रा है, इस यात्रा को अध्ययन करना बहुत जरूरी कि कहीं बंगाल में, बंगाल के भाषा के क्रांति से निकला ये गीत जो 10 वर्ष बाद आनंद मत के नॉवल में इसमें और पंक्तियां जोड़ी गई, बंगाल में एक राष्ट्र नारा बना 1905 में। और ऐसी प्रेरणा मिली जिस प्रेरणा से पूरे भारत में वो व्यापक रूप से प्रचारित हुआ। प्रचार होने के कई माध्यम थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्रामोफोन का उल्लेख किया, लेकिन पैम्फलेट और पब्लिकेशन का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये पैम्फलेट और पब्लिकेशन के द्वारा बंगाल का ये नारा गया पंजाब में, गया महाराष्ट्र में, गया मद्रास में। ट्रांसलेशन के द्वारा आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जिस प्रकार से 1905 में इसकी ट्रांसलेशन की, 1908 में इसकी ट्रांसलेशन की, तो कई जगह पे ये कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, अलग अलग भाषाओं में आनंद मत और आनंद मत के द्वारा पूरे वंदे मातरम की जो व्याख्या है
जो मूल भाव है पूरे देश में फैला। खुदीराम बोस जी का उल्लेख यहां पे किया, और हां, जिस प्रकार से कोर्ट ट्रायल्स हुए, सिर्फ खुदीराम बोस जी का नहीं, अरबिंदो घोष जी के भी कोर्ट ट्रायल से पूरे देश को यह दृश्य दिख रहा है कि किस प्रकार से वंदे मातरम के द्वारा हमारे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश का विद्रोह कर रहे थे, और फिर सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों के बीच नहीं रहा, एक व्यापक रूप से ये छात्रों के बीच में ये समा गया। वंदे मातरम का उजागर राजामुंड्री आर्ट्स कॉलेज में किया गया, कोकानाडा आर्ट्स कॉलेज में किया गया, गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर तक फैला, बांग्लादेश उस समय के मयमन सिंह सिटी कॉलेज तक पहुंचा, और यहां तक भी नहीं, बाहर जब जो हमारा तिरंगा ध्वज जब 1907 में पूरे विश्व में प्रकाशित किया, तो उस तिरंगा झंडा में भी वंदे मातरम उल्लेखित था। कला के द्वारा भी अवनींद्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक पेंटिंग, एक चित्र इससे प्रेरणा लेते हुए किया। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे स्वतंत्रता संग्राम में कला, साहित्य का एक बहुत महत्वपूर्ण भाषा और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक नारा से, जैसे कि कहा गया, राष्ट्र में इसको एक राष्ट्रीय तवज्जो मिलने लगा, और इस वंदे मातरम को सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं, लेकिन राष्ट्र गीत से इसको देखा जाए, ये तवज्जो, ये महत्व अगर कोई किसी राजनीतिक दल ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी ने जब 1905 का स्वदेशी आंदोलन भी नहीं हुआ, 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने खुद वंदे मातरम को एक मधुर वाणी में उन्होंने उसका गीत प्रदर्शित किया, और बाद में उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा भी पंडित नेहरू को, that the privilege of originally setting the first stanza of Vande Mataram to the tune was mine when the author was still alive। और कहीं ना कहीं ये भी बताने की बहुत जरूरत है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत करीबी से उनको मिले, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने काफी समर्थन भी रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया। 1905 में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ, और 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ, जिस बनारस के अधिवेशन में अध्यक्ष कर रहे थे जी.के. गोखले साहब, और दोबारा 1905 के उस बनारस के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने वंदे मातरम का गीत प्रदर्शित किया। लेकिन इस 1905 के बनारस के अधिवेशन में उन्होंने वंदे मातरम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन वो लाए। वो संशोधन क्या था? जनसंख्या की। जो ओरिजिनल वंदे मातरम था, उस वंदे मातरम में जिस जनसंख्या का उजागर किया था वो था 7 करोड़ का, क्योंकि उस समय बंकिम चंद्र चटर्जी जिस संदर्भ में लिख रहे थे तो वो बंगाल के संदर्भ में लिख रहे थे, जिसमें बिहार भी था, उड़ीसा भी था, असम भी था, और इसीलिए उस संदर्भ में उन्होंने लिखा 7 करोड़। लेकिन जब 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ, उस 1905 के अधिवेशन में सरला देव चौधरी जी ने उस 7 करोड़ को 30 करोड़ करके पूरे एक राष्ट्र का तवज्जो वंदे मातरम को दिया। और वैसे ही महात्मा गांधी ने इंडिया ओपिनियन में उन्होंने लिखा, और 1907 में अरबिंदो घोष ने संध्या के मैगजीन में लिखा कि वी वांट स्वराज फॉर ऑल सन्स ऑफ मदर इंडिया। What we want is that Hindus and Muslims both should come together to bring about Swaraj in unison। फिर अभी आप बात आते हैं जो मूल बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। आज उनके पूरे भाषण को मैंने बहुत गौर रूप से सुना,
और उनके पूरे 1 घंटे के भाषण का 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य यह था कि उनके बातों को सुनकर ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था कि आपके राजनीतिक पूर्वज ने ब्रिटिश के खिलाफ विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। तो ये जो इतिहास को दोबारा लिखने की, रिवाइज करने की जो मंशा आज प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में मुझे सुनाई दी। सर, मैं आपके साथ तो मैं तर्क वितर्क करने आया नहीं हूं। और दूसरा जो उद्देश्य था कि एक राजनीतिक रंग इस पूरे वंदे मातरम के चर्चा को देने का था। उन्होंने उजागर किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी का और पंडित नेहरू जी का। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया। और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हाँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और उससे पहले मुस्लिम लीग का विद्रोह था। मुस्लिम लीग ये कहना चाहती थी कि पूरा वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए, पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग को यह अधिकार कहां से मिला? और क्या मुस्लिम लीग के अनुसार हमारा देश चलेगा? क्या मुस्लिम लीग के अनुसार क्या कांग्रेस पार्टी चलेगी? कतई नहीं। हमारे उस समय के जो हमारे नेता थे मौलाना आजाद साहब, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे वंदे मातरम में कोई भी आपत्ति नहीं है। यह फर्क है कांग्रेस के मौलाना आजाद और मुस्लिम लीग के जिन्ना के बीच में। और उन्होंने लाख कोशिश करने के पश्चात भी, लाख दबाव डालने के पश्चात भी 1937 के कांग्रेस वर्किंग कमेटी में के सेशन में यह निर्णय लिया गया कि जहां पर भी नेशनल गैदरिंग होगी वहां पर हम शुरुआत में वंदे मातरम के पहले 2 पंक्तियों को हम गाएंगे। इस सिद्धांत को मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ी इसकी आलोचना की, बहुत बड़ी आलोचना की, और आलोचना हिंदू महासभा ने भी की। ये कभी कभी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग के जो राजनीतिक उद्देश्य है वो एक हो जाते हैं। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीगों ने दोनों वंदे मातरम को एक विशेष राजनीतिक रूप से देखा और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने दोनों ने कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर चलेगी तो किसी हिंदू महासभा या किसी मुस्लिम लीग की नहीं, भारत के जो हमारे आबादी है, भारत की जो हमारी जनसंख्या है, भारत में जो वंदे मातरम के जो मूल भाव है उसके साथ। मूल भाव आप बार बार
वंदे मातरम की आप बात कर रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वंदे मातरम किस संदर्भ में लिखा गया? ब्रिटिश के विद्रोह में वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश के अंदर हम खौफ पैदा करना चाहते थे। वंदे मातरम का नारा कब लगाते थे? जब हम ब्रिटिश को बताना चाहते थे कि हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। तो ये था मूल भाव वंदे मातरम का, ब्रिटिश के विद्रोह करने का। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके राजनीतिक पूर्वजों ने वंदे मातरम की इस मंशा को आपने कब पूरा किया? कब आपने ब्रिटिश का विद्रोह किया? कब किया? अब वंदे मातरम का उद्देश्य था कि ब्रिटिश को के बीच में डर फैलाना। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उस मंशा को कब पूरा किया? 1937 की आप बात करते हैं और 1937 में आपको आपत्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन था, तब आपके राजनीतिक पूर्वज कहां थे? अगर आपको लगता है कि वंदे मातरम के साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको दुर्बल करने की एक साजिश की, तो मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जब वंदे मातरम का जो मूल उद्देश्य था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो उस भारत छोड़ो के आंदोलन में आप लोग कहां थे? क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता, कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का? खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का, वो पहले दो स्टैंजाज में है। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में, पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom. ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भाव वंदे मातरम के पक्ष में। और जिस मुस्लिम लीग ने कहा कि पूरे वंदे मातरम को बहिष्कार करो, उस मुस्लिम लीग को दोबारा करारा जवाब हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया 1950 में 24 जनवरी को, जब संविधान की जो बैठक हुई थी, उसके अंतिम दिन पे हमने कहा कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे, हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। और यही हमारे बंगाल के प्रति हमारा आभार था कि उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा, यह सिद्धांत लिया गया कि जन गण मन हमारा नेशनल एंथम होगा और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग होगा। और ये पूरे सिद्धांत के साथ कौन कौन इसके साथ सहमत थे? राजेंद्र प्रसाद जी सहमत थे, सी राजागोपालाचारी जी सहमत थे, जीबी पंत साहब सहमत थे, मौलाना आजाद जी सहमत थे, रविशंकर शुक्ला जी सहमत थे। तो ये है आज इतिहास। वास्तविक में अगर मैं बोलूं कि आपके पार्टी ने कभी बंगाल को समझने की कोशिश ही नहीं की। सत्ता के लालच में आपने कभी बंगाल को समझा ही नहीं। बंगाल की भक्ति को सर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, मैं उनके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया। सर, मैं तर्क वितर्क नहीं, और मैं यील्ड करना नहीं चाहता। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैं यील्ड करना भी ये नहीं चाहता। स्पीकर का डायरेक्शन 114 और 115 ये इतिहास को गलत करे। जब भारत अलग हो गया सर, भारत का विभाजन हो गया, मुस्लिम लीग ने जब पाकिस्तान बना दिया,
15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो मुस्लिम लीग किस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में था? जिस 24 जनवरी 1950 की वो ये डिबेट है सर, अगर आप मुझे बोलने देंगे तो मैं इनसे कहूंगा कि जैसे हमने आदरणीय मोदी जी को सुना, आप भी सुनने का धैर्य रखें, धैर्य रखें, धैर्य की कमी मत दिखाइए, धैर्य की कमी मत दिखाइए, संयम की कमी अब मत दिखाइए। हमने संयम दिखाया, हमने धैर्य दिखाया, अब आपकी बारी है। आपने बंगाल को कभी समझा नहीं, आपने बंगाल की भक्ति को नहीं समझा, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो विचार थे, ये पूरा जो विज्ञान को लेके जो उनके विचार थे, एक फ्री इंडिया को लेके जो उनकी विचार थी, आपने नहीं समझा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपके लिए तो सब कुछ बांग्लादेशी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमर सोनार बांग्ला लिखा। आप इतिहास नहीं जानते, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का इतिहास नहीं पढ़ा, और जब कहीं आपको अमर सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया, बंगाल के पार्टीशन में जो दुख, जो वेदना, अमर सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, उसको भी आप बांग्लादेशी कह देते हैं। जो वास्तविक में बंगाल लोगों की जो समस्या है, असम में बंगाल लोगों की जो डी वोटर की समस्या है, आज 10 साल आपका डबल इंजन हो गया, आपने असम में डी वोटर की समस्या को समाधान नहीं किया। असम में बंगाल के लोग आज अपने आप को भारतीय नागरिक कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कानून लेके आए हैं, आप असम में बंगाल के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, अपने आप को बांग्लादेशी का प्रमाण सरकार को देना पड़ रहा है। ये है आज। इसीलिए ना आप बंगाल को समझे, ना आपने राष्ट्र को समझा। ये हम कह रहे हैं ना, राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है एक संघीय ढांचे पर निर्भर है और इसमें कई प्रकार के राष्ट्रभक्ति हैं। आज अगर भारत एक मजबूत राष्ट्र है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ बंगाल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ तमिल की भी राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ असम की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ पंजाब की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ केरल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ कर्नाटका तेलंगाना की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ नागालैंड उत्तर पूर्वांचल की राष्ट्रभक्ति समाई। लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। हमारे सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय भक्ति समाई हुई है, तब जाके भारत को हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपने कभी हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप ले लीजिएगा अखिलेश जी, आप ले लीजिए। हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, हमारे राष्ट्र में भाषा अनेक, हमारे राष्ट्र में प्रांत अनेक, लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ एक, वो है हमारे भारतीय संविधान। वो है हमारे भारतीय संविधान। पैगंबर अनेक, धार्मिक ग्रंथ अनेक, मंदिर अनेक, लेकिन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिर्फ एक ही ग्रंथ, वो है संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा हम आज भी कर रहे हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में कहा। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो?
लेकिन इनको सत्ता का इनकी जो परिभाषा है सत्ता की वो अलग है। इनको लगता है कि अगर सत्ता मिल गया तो पूरे राष्ट्र पर ये शासन चलाएंगे। यही फर्क है। मैं समझ यही। धन्यवाद संजय जायसवाल जी, धन्यवाद। क्योंकि हमारे लिए सत्ता शासन का नहीं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है। सेवा का माध्यम, ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद सर, आपके साथ तो मैं नहीं करने, आपके साथ तो नहीं करना। ये फर्क है राजतंत्र और लोकतंत्र में। राजा शासन करना चाहता है और सेवक भारत के संविधान को सेवा करना चाहता है। ये फर्क है राजा और सेवक में। और आज यही हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारत के लोग अनेक समस्या उठा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का एक भी उल्लेख नहीं। सर, आज अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, थोड़ा मुझे सुनिए। सभापति महोदय, मुझे हम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की बात के प्रति हमारे कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोटन हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? ये वंदे मातरम की चर्चा पर है। सर, विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो वर्तमान की बात भी कर ही सकते हैं। 2047 की बात कर सकते हैं तो 2025 की बात भी कर सकते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्षों की यात्रा का आलोचना तो आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। किसी की आलोचना नहीं की आज। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने किसी की आलोचना नहीं की। सभापति महोदय, तो इसलिए वंदे मातरम तक। सभापति महोदय, अगर वास्तविक में अगर 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम का पालन करना है तो हमें सुरक्षा देना होगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा देनी होगी। आज दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में, गंगा तट पे जितने भी लोग हैं, किसान हो, श्रमिक हो, आज वो वायु प्रदूषण के कारण आज उनका वो सांस नहीं ले पा रहे। आज आप देखिए कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। पहलगाम के बाद आज पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और करीबी बात आ गई है और करीब हो गए हैं, और आप लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। आज करेंसी, जब आपने एक टाइम पे कहा जब करेंसी बढ़ती है तो उम्र का उजागर है, आज तो भारतीय करेंसी। सर, मैं आपके साथ ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो चुकी है, उस पर आप लोगों ने भी किया था और स्पष्ट कर दिया था। मुझे लगता है आज वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा है। आज इसको अगर इस चर्चा को किसी आरोप प्रत्यारोप से या विवादों से ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, 150वीं जयंती तो वर्तमान में मना रहे हैं, तो वर्तमान में भारत के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसकी बात ना करें तो हम कैसे करें? और इसीलिए आज करेंसी, जिस करेंसी का आपने उजागर किया कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है, आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है, ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है। आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक, आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। आज एक आम व्यक्ति आज उसके घर उजड़ गए। आपसे हमने ऐसे, एक मिनट सुन लें, आपसे आग्रह करता हूं
कि स्वयं ऑनरेबल स्पीकर ने कहा था कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लोग भी आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे। देखिए, आपकी इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे और मुझे लगता है कि आपको बहुत से अवसर मिलेंगे जब आप आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा कम से कम मैं आपसे धन्यवाद सर। वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ऑनलाइन कॉमर्स आने के बाद आज भारत का वो छोटा दुकानी, आज वो मध्यम वर्ग का दुकानी आज पूरा तहस नहस हो गया। आज इसके ऊपर ये हमारी सरकार क्या कर रही है? लेकिन ये सरकार सवाल से डरती है, चर्चा से डरती है, और ये चाहती है कि अगर ये संस्थाओं को इन्होंने अगर कैप्चर कर लिया, आपने चर्चा संस्थाओं इतनी अच्छी शुरू की थी, और अगर आप अपने चर्चा के भाषण करें तो वाकई वो चर्चा देश के लिए एक अच्छी आपने की, लेकिन अब उस चर्चा को मुझे लगता है वहाँ तक रखिए सीमित। तो आप सर, मैं तो अपने विषय पे रहूंगा, मैं अपने विषय पे रहूंगा। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की हमारी जो सोच है, भारत के जो हमारे जो मूल्य हैं, उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको जुडिशरी पे जो आलोचना हो रहे हैं, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। भारत के संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जुडिशरी पे कब्जे करने वाली बात ये कैसे कह रहे हैं साहब सदन में? ये जुडिशरी पे, ये न्यायपालिका पे अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? जुडिशरी पे हमने उसको कार्रवाई के हिस्से से निकाल दिया। हाँ, ठीक है, ओके, बोलिए। तो सर, ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। तो इसीलिए आज हम उन ताकतों को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के हम आम नागरिक के साथ खड़े हैं, और हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के वो महान पंक्ति के प्रति, जिन पंक्तियों को मैं अंत में उजागर करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee
into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. इन्हीं पंक्तियों के प्रति हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे श्री मातरम। अखिलेश यादव जी, श्री बहुत बधाई। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक